नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर की एक छोटी मास्टर वीडियो को यहाँ पर कवर करेंगे। आज की क्लास में हम परीक्षा वाणी 2024 जो कि सबसे लेटेस्ट परीक्षा वाणी है, उसमें समसामयिकी वाला जो टॉपिक है उसे पूरा यहाँ पर कवर करेंगे। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, जिससे आपको चीज़ें याद करने में और ज़्यादा आसानी हो सके। इस सिंगल वीडियो के माध्यम से हम पूरी परीक्षा वाणी का जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर कवर कर जाएंगे, जो आपके लिए अगले कई सारे एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करेगा। इससे पहले हमने विंसर 2024 के भी समसामयिकी एमसीक्यूज को कवर किया है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विंसर 2023, विंसर 2024 दोनों को कवर कर चुके हैं। इससे पहले पिछले वर्ष हमने परीक्षा वाणी 2023 के भी समसामयिकी को कवर किया था, आप उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर आपसे 1 से 2 वर्ष के टाइम लिमिट के ही पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां से भी आपको कई सारे प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, यानी घटनाक्रम है जो उत्तराखंड से संबंधित, उसको कवर करेंगे। उसके बाद पिछले 1 वर्ष के दौरान जो प्रमुख योजनाएं सरकार की रही उनको कवर करेंगे, चर्चा में इसी वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद सरकार की जो प्रमुख नीतियां रही, क्योंकि कई बार आपने देखा है क्वेश्चन बन जाता है नीति को लेकर के कि इस नीति को कब मंजूरी दी गई, उसको भी हम कवर करेंगे। मैंने कोशिश करी है कि जो एक जैसे आपके क्वेश्चंस हैं, एक जैसा जो करंट अफेयर है, जैसे योजना वाले उन सबको एक साथ करने की, नीति वाले सबको एक साथ करने की, फिर उसके बाद जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं उत्तराखंड के व्यक्तियों को, उनको कवर करेंगे, वो भी एक साथ आपको देखने को मिलेगा। और फिर जो प्रमुख रिपोर्ट्स आती हैं, सूचकांक आते हैं, उनको भी मैंने एक साथ यहां पर एडजस्ट किया है। इन सभी विषयों को एक सिंगल वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला है हमारा, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कब और कहां पर किया गया था। तो देखिए, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, इसका आयोजन किया गया 8-9 दिसंबर 2023 को। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वो 2018 में हुआ था, और तब भी आपकी डेट यही थी और एग्जाम में आपसे डेट सहित पूछी गई थी। 8-9 दिसंबर को हुआ था, और कहां पर हुआ? देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में इसे आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? सम्मेलन का विषय था शांति से समृद्धि। क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कितने लोग सम्मिलित हुए? इसमें आपको, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स देखने को मिलेंगे, और इस पैटर्न पर है क्योंकि आपसे क्वेश्चन कथन में भी आते हैं। आपको क्वेश्चन देगा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, और वहां पर ऐसे वाले प्रश्न आपको दिए जाते हैं, कथन दिए जाते हैं। इस इन्वेस्टर समिट में 15 देशों के राजदूत शामिल हुए और 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। समिट के प्रचार के लिए कुल कितने रोड शो का आयोजन किया गया? समिट तो आपके दिसंबर 2023 में हो रहा है, उससे पहले पूरे वर्ष इसकी प्रोसेस चली और 10 रोड शो का आयोजन किया गया था। इन 10 रोड शो में से 3 रोड शो विदेशों में किए गए थे। कहां कहां पर हुए थे? एक आपका लंदन में हुआ, एक आपका बर्मिंघम में हुआ, और एक आपका दुबई में हुआ, और बाकी आपके 7 देश के अंदर हुए थे। ठीक है, विदेश वाले इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। इस इन्वेस्टर समिट का जो लक्ष्य रखा गया था निवेश का, कि कितना निवेश यहां से आएगा, वो रखा गया था 2.5 लाख करोड़ रुपए का। और कितने एमओयू यहां पर हस्ताक्षर हुए, यानी आया कितना निवेश? ये आया 3.5 लाख करोड़ का। ये क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, कथन वाले क्वेश्चन में आपके ऐसे पॉइंट बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने इन्वेस्टर समिट के बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स यहां पर देखा। कब हुआ, कहां हुआ, उद्घाटन किसने किया, थीम क्या थी, कौन कौन भाग लिया, कितने रोड शो हुए, विदेश में कितने हुए, कितना टारगेट था, कितना अचीव किया गया। ठीक है, दूसरा है 18वां G20 सम्मेलन की कुल कितनी बैठकें उत्तराखंड में आयोजित की गई थी? भारत ने जो G20 की अध्यक्षता करी वो 18वां G20 था, और इसकी पूरे देश भर में कई सारी बैठकें आयोजित करी गई। उन्हीं में से 3 बैठकें उत्तराखंड में होती हैं।
आपसे ये क्वेश्चन बन चुका है पेपर में कि कहां कहां पर हुई। लोकेशन याद कर लेना, रामनगर, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, इन 3 जगहों पर बैठकें होती हैं। अब आपसे थोड़ा डीप जाने लगा है किस किस विभाग की हुई थी। तो जो रामनगर में हुई वो विज्ञान सलाहकारों का हुआ था, जो ऋषिकेश में हुआ वो एंटी करप्शन सम्मेलन था, और जो नरेंद्र नगर में हुआ वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के था। क्वेश्चन आएगा G20 के तहत वैज्ञानिक सलाहकारों का सम्मेलन कहां पर हुआ, तब आप कहेंगे रामनगर। एंटी करप्शन सम्मेलन कहां पर हुआ, ऋषिकेश। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहां पर हुआ, नरेंद्र नगर। और ये इनकी तिथियां, ठीक है। जो मुख्य G20 सम्मेलन था, जो इसकी अंतिम बैठक हुई जहां पर इसका समापन किया गया, वो 9 से 10 सितंबर 2023 में हुआ दिल्ली में, जिसे आयोजित किया गया था। अगला है, राज्य के उत्पादों को अब किस नए ब्रांड नेम से बाजार में उतारा जाएगा। तो देखिए, उत्तराखंड के उत्पादों को अब हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। इस ब्रांड की शुभारंभ किया गया दिसंबर 2023 में, पीएम मोदी के द्वारा ही इसे शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, हाउस ऑफ हिमालयाज। इससे पहले उत्तराखंड के उत्पादों को हिमाद्री के नाम से, ग्राम्य श्री के नाम से, हिलांस के नाम से बाजारों में उपलब्ध कराया जाता था। अब कौन सा नाम इसमें जुड़ गया है, हाउस ऑफ हिमालयाज, ठीक है। अगला है, राज्य सरकार के साथ मिलकर किस फाउंडेशन ने क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत करी है। तो देखिए, राज्य सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट। जैसा नाम से है कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है केदारनाथ धाम को कचरा मुक्त यहां पर बनाने का, ठीक है। और इसके लिए सरकार ने किस फाउंडेशन के साथ मिलकर इसे शुरू किया है, JSW फाउंडेशन। इसका नाम भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। राज्य के पहले सिग्नेचर ब्रिज यानी घुमावदार ब्रिज का निर्माण कहां पर किया जा रहा है। इसी टाइप के करंट अफेयर आपसे पेपर में आते हैं और मैंने उसी फॉर्म में इनको यहां पर लिखने का प्रयास किया। जो उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज है यानी घुमावदार ब्रिज है, इसका निर्माण नरकोटा में किया गया है, रुद्रप्रयाग में यह स्थित है। 2024 मई तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। अभी इसका निर्माण किया जा रहा है। 64 करोड़ की लागत से यह पुल बनेगा और इसकी लंबाई जो होगी वो 110 मीटर लंबी होगी। तो ये उत्तराखंड का पहला घुमावदार ब्रिज है, सिग्नेचर ब्रिज है। कहां होगा, रुद्रप्रयाग में। एग्जैक्ट लोकेशन नरकोटा में होगा। राज्य के पहले मल कीचड़ उपचार संयंत्र यानी FSTP, और इसका फुल फॉर्म है फेशियल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। जो मल कीचड़ उपचार संयंत्र है, कहां पर इसे बनाया जाएगा, तो ये उत्तराखंड का पहला है। इसे रुद्रपुर में बनाया जाएगा, उधम सिंह नगर के अंदर। जनपद उधम सिंह नगर और उसके अंदर के लोकेशन पूछेगा तो रुद्रपुर। और ज्यादा डिटेल में जाए तो इसे किच्छा के अंदर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये राज्य का पहला FSTP प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिलक्यारा सुरंग की लंबाई कितनी है। सिलक्यारा सुरंग काफी ज्यादा चर्चा में रही। इसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर। यह यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यानी उत्तरकाशी में सिलक्यारा बड़कोट के मध्य में स्थित है। यह 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। जो 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना है, उसी के अंतर्गत इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। इसका निर्माणकर्ता कंपनी कौन है, कौन सी कंपनी से बनवा रही है, ये बना रही है नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। चर्चा में क्यों रही, क्योंकि इसमें आप जानते हैं 8 राज्यों के 41 मजदूर इसमें 17 दिनों तक फंसे रहे थे। 17 दिनों बाद उनका यहां पर रेस्क्यू किया गया था। कौन सी कंपनी इसका निर्माण कर रही है, नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। इनको कब सुरक्षित निकाला गया, इनको निकाला गया था 28 नवंबर 2023 को। तो हमने सिलक्यारा की लंबाई देख ली, कौन सी कंपनी बना रही है, कहां स्थित है, किसका हिस्सा है, वो सब हमने यहां पर देखा। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण दिसंबर 2023 पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। तो देखिए, जो सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ, पिथौरागढ़ में इसे आयोजित किया गया और यह भारत और नेपाल के बीच हुआ 17वां संस्करण था। कई बार संस्करण पूछता है, कई बार अभ्यास का नाम पूछता है और कई बार लोकेशन पूछता है। तो हमने अभ्यास का नाम देख लिया, शामिल देशों के नाम देखें, कहां पर हुआ, पिथौरागढ़ में हुआ, और कौन सा संस्करण था, 17वां संस्करण, ठीक है। भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया,
तो इंडिया और मालदीव के बीच में भी एक सैन्य अभ्यास हुआ जिसे कहा जाता है एक्यूवेरेंट। एक्यूवेरेंट का अर्थ हो जाता है मित्र, और इसका आयोजन अल्मोड़ा में चौबटिया में किया गया और ये 12वां संस्करण था। ठीक है, अगला है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किस जनपद में किया गया? 3 प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में हुई है, 2 पिथौरागढ़ में हुई है और एक आपकी अल्मोड़ा के चौबटिया में हुई है। जो डस्टलिक है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है और ये आपके पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। जो डस्टलिक है यह कौन सा संस्करण था? ये 4था संस्करण था। ठीक है, 7 दिन तक चलने वाला गढ़वाल का प्रसिद्ध बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन किस दिन से शुरू होता है? अब देखिए, काफी प्रसिद्ध मेला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। यह क्वेश्चन पेपर में आया है कि यह मेला कहां लगता है? आप कहते हैं श्रीनगर में लगता है। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि यह कब शुरू होता है? यह आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष को शुरू होता है। ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था आपसे कि पूर्णागिरि मेला कब शुरू होता है, तो इसको भी ध्यान रखना, यह आपके कार्तिक शुक्ल पक्ष में होता है बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। 7 दिन तक यह मेला चलता है। 2023 में 25 नवंबर को इसे शुरू किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2023 में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव, अब नाम से लग रहा है कि उत्तराखंड में हुआ होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि उत्तराखंड के बाहर हुआ, यूपी की राजधानी लखनऊ में से आयोजित किया गया था। तो आपसे आएगा वर्ष 2023 में उत्तराखंड महोत्सव कहां आयोजित हुआ? देहरादून टिक नहीं करेंगे, लखनऊ पर टिक करेंगे। नए संसद भवन के पीपल्स हॉल में एपण चित्रकला को किसके द्वारा बनाया गया है? नया संसद भवन, अभी इसका उद्घाटन किया गया था पिछले वर्ष। इसमें जो पीपल्स हॉल है वहां पर राज्य की जो प्रमुख चित्रकला है एपण, उसको भी स्थान दिया गया है, वो भी वहां पर बनाई गई है और उसे बनाया है नैनीताल की हेमलता कबड़वाल ने। इनका नाम आपने याद करना है, इनके द्वारा बनाई गई एपण चित्रकला संसद भवन में है, इसको ध्यान रखना। कहां की है? नैनीताल की है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सीएम धामी के द्वारा रोजगार से संबंधित एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है रोजगार प्रयाग पोर्टल। इसको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। राज्य द्वारा गठित एजेंसी सारा का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, राज्य सरकार ने एक एजेंसी का गठन किया है नौले, धारों, नदियों और उनके जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए और नए स्रोतों का पता लगाने के लिए, यानी जल धाराओं का पता लगाने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए एक एजेंसी उत्तराखंड में बनाई गई। इसका नाम है सारा और इसका पूरा नाम है स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजुविनेशन एजेंसी। इसको ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म, ये एजेंसी पूछी जा सकती है। इसका काम क्या है? इसका कार्य क्या है? नौले, धारे, नदियों और उनके जल स्रोतों को संरक्षित करना और उन्हें पुनर्जीवित करना। इसका गठन अक्टूबर 2023 में किया गया था। तो सारा कब बनी? अक्टूबर 2023 में। नवनिर्मित कृत्रिम झील जो थरकोट झील है किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड में झील के बारे में तो क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। एक झील है, एक आर्टिफिशियल झील है जिसका नाम है थरकोट झील। इसका उद्घाटन 12 अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी के द्वारा किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यह झील आपके पिथौरागढ़ में है। ठीक है, इस झील की लंबाई 750 मीटर है, चौड़ाई इसकी लगभग 74 मीटर है। कहां पर है? पिथौरागढ़ में है थरकोट झील। उत्तराखंड में एक और नई कृत्रिम झील बनाई गई है। यह आपके दिसंबर 2022 में बनी थी। इसका नाम है कोलीडेक, ये चंपावत में है। तो थरकोट के साथ ही कोलीडेक को भी याद कर लीजिए, नई झीलें हैं, क्वेश्चन बन सकता है। सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य में कितने नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा करी है? देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड में एक ही सैनिक स्कूल है जो आपके नैनीताल के घोड़ाखाल में चल रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 4 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा करी और इसका प्रस्ताव जो राज्य की कैबिनेट है वो केंद्र को भेज चुका है। केंद्र ही इनको खोल सकता है। तो कितने स्कूल खोलने की यहां पर प्रस्तावित हैं या इन्होंने घोषणा करी है या प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को? 4 सैनिक स्कूल। कहां कहां पर ये सैनिक स्कूल खोले जाने वाले हैं? एक है आपका पौड़ी के पीठशेण में, एक आपका उधम सिंह नगर में, एक आपका देहरादून में और एक आपका चंपावत में। इन 4 जगहों पर आपके 4 सैनिक स्कूल खोले जाने प्रस्तावित हैं, यानी उनके लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
इसको याद करेंगे। इन 4 सैनिक स्कूलों के अलावा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की यहां पर घोषणा करी है। इसका प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा है। ये 5 केंद्रीय विद्यालय कहां कहां पर होंगे? अल्मोड़ा के चौखुटिया में, अल्मोड़ा के द्वाराहाट में, पौड़ी के कोटद्वार में, टिहरी में 2 होंगे, नरेंद्र नगर और प्रताप नगर में। तो 4 सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विद्यालय कहां कहां पर बनेंगे वो हमने देखे। नेक्स्ट है, पहली बार राज्य में भौगोलिक संकेतांक यानी जीआई महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो उत्तराखंड में पहली बार जीआई महोत्सव आयोजित किया गया। यह किया गया था 17 से 21 नवंबर 2023 के बीच में। इस महोत्सव के दौरान उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। क्वेश्चन आएगा 2023 में राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला? आप कहेंगे 18 उत्पादों को। कौन कौन से ये 18 उत्पाद हैं इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब डिटेल क्वेश्चन बनने लगे हैं। जो राज्य का मंडुआ है, झंगोरा है, गेहट है, लाल चावल, काला भट्ट, चौलाई जिसे रामदाना कहा गया, अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च, पहाड़ी तोड़ दाल, बुरांस शरबत, आड़ू, लीची, इसके अलावा बेरीनाग चाय, माल्टा, नेटल फाइबर, मोमबत्ती नैनीताल की, कुमाऊनी का पिछौड़ा, चमोली का मुखौटा और काष्ठकला। इन 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया जब उत्तराखंड में जीआई महोत्सव का आयोजन हुआ पहली बार। ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि देश का पहला राज्य जो अपना जीआई बोर्ड गठन करने जा रहा है, तो पहला राज्य जो जीआई बोर्ड का गठन करेगा वो भी होगा कौन? उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट है, राजेश भंडारी जिन्हें सितंबर 2023 में वायुसेना में उप प्रमुख बनाया गया का संबंध किस जनपद से है? तो वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं राजेश भंडारी और ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से हैं। ठीक है। देहरादून निवासी जो काजीरंगा उद्यान के निदेशक बनी हैं, तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क आपके असम में है और यहाँ की डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला हैं सोनाली घोष और ये देहरादून की हैं। ठीक है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? हाल ही में इसने अपना ड्राफ्ट सरकार को दिया, सरकार ने उसको पारित भी किया और उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी हुआ। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली इस समिति की अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई ने करी थी। ठीक है। आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है और किसकी अध्यक्षता में ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था? रंजना देसाई। मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा कब दिया गया? देखिए मसूरी काफी महत्वपूर्ण स्थल है, काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे पूर्ण तहसील का दर्जा प्राप्त नहीं था। इसे पूर्ण तहसील का दर्जा 3 अगस्त 2023 को दिया गया। इसको याद करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी से राज्य के कितने भूस्खलन जोन का उपचार किया जाएगा? देखिए उत्तराखंड में 23 ऐसे भूस्खलन जोन का पहचान किया गया जहां पर भूस्खलन का खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है और इन 23 भूस्खलन जोन का रिपेयर किया जाएगा। इनको इस तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि खतरे को कम से कम किया जा सके। इसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कितने जगहों का चयन किया गया है इसके लिए? 23 जगहों का। इन 23 में से नैनीताल के 6 हैं, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी के 4-4 हैं, यानी 6 हो गए इसके, 4-4 इन तीनों के यानी 12, रुद्रप्रयाग के 3 हैं और अल्मोड़ा और चमोली के आपके 1-1 यानी 2 यहां पर हो जाएंगे। टोटल आपका हो गया 23। सीधा क्वेश्चन आएगा कितने भूस्खलन जोन का चयन ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपचार के लिए किया गया? तब आप कहेंगे 23 का। सबसे ज्यादा किसके हैं? नैनीताल के हैं 6। ठीक है। अगला है, लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या करने की मांग की जा रही है? तो देखिए लैंसडाउन का नाम बदलने की लगातार मांग की जा रही है और इसका नया नाम जसवंतगढ़ करने की मांग हो रही है। लैंसडाउन का जो पुराना नाम है वो कालू का डांडा है। बाद में इसका नाम भारत का जो वाइसरॉय था लॉर्ड लैंसडाउन उसके नाम पर किया गया। अब मांग की जा रही है जो महावीर चक्र विजेता हैं शहीद बाबा जसवंत सिंह, उनके नाम पर इसका नाम जसवंतगढ़ कर दिया जाए। इससे आपने ध्यान रखना है, ये पौड़ी से संबंधित थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस देश की कृषि नीति की सहायता ली जा रही है?
तो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कौन से देश की कृषि तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं? उत्तराखंड में हम कर रहे हैं इजराइल का इस्तेमाल। इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। सूखी भूमि, जो ऐसी भूमि है जहां पर पानी की मात्रा काफी ज्यादा कम है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ऐसी भूमियों पर भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, इजराइल की तकनीक का इस्तेमाल होगा और खेती वहां पर करी जाएगी। ठीक है। तो किस देश की सहयोग यहां पर लिया जा रहा है टेक्नोलॉजी में? इजराइल का क्वेश्चन बन सकता है। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? देखिए, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की बात करें, यह आपके टिहरी में देवप्रयाग में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन जून 2023 में सीएम धामी के द्वारा किया गया था। तो उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। कहां पर है? देवप्रयाग में। नाम क्या है? वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र। ठीक है। राज्य के किस एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस जारी किया गया? तो एरोड्रम लाइसेंस किसको जारी किया गया? इस एयरड्रम लाइसेंस से जो नागरिक विमान होते हैं अब वो भी इस एयरपोर्ट से उड़ सकेंगे, इस पर उतर सकेंगे। यह लाइसेंस मिला है नैनी-सैनी एयरपोर्ट को, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। तो काफी फेमस है, कई बार इसकी लोकेशन पूछी गई है। नैनी-सैनी हवाई अड्डा कहाँ है? पिथौरागढ़ आपने टिक करना है, नैनीताल पे नहीं करना है। और इसे हाल ही में एरोड्रम का लाइसेंस दिया गया है। ठीक है। राज्य सरकार ने किस तहसील का नाम श्री कैंची धाम करने की घोषणा करी है? तो देखिए, नैनीताल की एक तहसील है जिसका नाम है कोशिया कुटौली तहसील, और इस तहसील का नाम अब बदला जाएगा और इसका नया नाम है श्री कैंची धाम तहसील। इस चीज को याद करना। कैंची धाम आपके नैनीताल में है। कैंची धाम मेला 15 जून को लगता है। विशाल भंडारे का आयोजन यहां पर किया जाता है। कैंची धाम आश्रम की स्थापना 15 जून 1964 को होती है। इसके संस्थापक बाबा नीम करौली थे। इनको ध्यान रखना है। ठीक है। कई बार आया है कब स्थापना हुई, कब भंडारा लगता है, संस्थापक कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो कैंची धाम से जुड़े आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है। कौन सी तहसील का नाम रखा जाएगा? कैंची धाम तहसील, कोशिया कुटौली तहसील। पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड और किस राज्य के मध्य समझौता हुआ है? तो तकनीक कृषि में किस देश के साथ समझौता हुआ था? इजराइल के साथ। उसकी तकनीक हम ले रहे हैं। पर्यटन में समझौता हुआ है गोवा के साथ। ठीक है। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो अल्मोड़ा का काफी ज्यादा प्रसिद्ध मेला है सोमनाथ मेला, और यह आपके रामगंगा नदी के तट पर लगता है। ठीक है। यह मेला आपके अल्मोड़ा में रानीखेत तहसील के अंदर जो आपका मासी नामक गांव है, मासी नामक क्षेत्र है, वहां पर लगता है। इसीलिए कई बार जब इसकी लोकेशन पूछी गई तो अल्मोड़ा नहीं देता, मासी क्षेत्र देता है। ठीक है। 6 मई 2023 को पंच केदारों में से किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय धरोहर पहले ही बन चुका था। राष्ट्रीय स्मारक इसे घोषित किया गया है और यह है आपका तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर, जिसमें शामिल है। जो तीसरे केदार है, तीसरे केदार के रूप में ही तुंगनाथ मंदिर को जाना जाता है। रुद्रप्रयाग में यह स्थित है। यह मंदिर एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थापित शिवालय है। 12,800 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थापित है। यहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है और तुंगनाथ मंदिर को तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं तुंगनाथ मंदिर को किसमें शामिल किया गया? राष्ट्रीय स्मारक इसे घोषित किया गया। ठीक है। राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन कब शुरू की गई? तो देखिए, उत्तराखंड की जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी 25 मई 2023 को इसकी शुरुआत होती है। देहरादून से दिल्ली के बीच में इसे शुरू किया गया था। इसको ध्यान रखना, ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन है। कहां से कहां तक है? देहरादून से दिल्ली। कब शुरू हुई है? 25 मई 2023। इसके अलावा एक और चीज याद करना, वंदे मेट्रो ट्रेन ये कहां कहां चलेगी, यानी किस किस स्टेशन के बीच में चलेगी? तो राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन को भी शुरू किया गया और ये चलेगी देहरादून से काठगोदाम के बीच में। ठीक है। अगला है हमारा राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन, जिसे होम्योकॉन 2023 कहा गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 इसका आयोजन दून विश्वविद्यालय में किया गया। देहरादून में इसका आयोजन यहां पर हुआ था। ठीक है। तो होम्योकॉन 2023 क्या है? राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन है। कहां पर हुआ? देहरादून में। सीएम धामी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। बीआरओ द्वारा किस जनपद में अपना पहला कैफे स्थापित किया गया?
तो देखिए, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा एक कैफे स्थापित किया गया है चमोली के अंदर। इसे ध्यान रखना, बद्रीनाथ हाईवे पर इस कैफे को बनाया गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित यह कैफे है। बीआरओ के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा और बीआरओ ने पहली बार किसी कैफे को यहां पर शुरू किया है। प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है? तो प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम इसे राज्य सचिवालय देहरादून में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया था? 6 अप्रैल 2023 को ऐसा पहला हेल्थ एटीएम था ये उत्तराखंड का, और इसे सचिवालय में लगाया गया। इस हेल्थ एटीएम में अगर आप अपनी एक बूंद खून यहां पर आपकी ली जाती है और 30 सेकंड के अंदर हेल्थ से संबंधित 72 जांच आपकी हो जाती हैं। 72 तरह की जो जांचें हैं वो हो जाती हैं। अब इस तरीके के हेल्थ एटीएम को जो चारधाम यात्रा मार्ग है वहां पर भी लगाने की योजना है। लेकिन पहला हेल्थ एटीएम कहां पर लगा? आप कहेंगे देहरादून के सचिवालय में लगाया गया। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? आप जानते हैं 2024 के जो नेशनल गेम्स होने हैं ये उत्तराखंड में होने हैं। कौन सा संस्करण होगा? ये होगा 38वां संस्करण। ठीक है, जो 37वां संस्करण था वो पिछले वर्ष हुआ, गोवा में इसे आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड ने जो 37वां संस्करण था उसमें कुल 24 पदक उत्तराखंड ने जीते, जिसमें 3 गोल्ड मेडल शामिल थे, 7 आपके सिल्वर मेडल थे और 14 आपके ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। अब जो 38वां संस्करण इसका होना है वो उत्तराखंड में होगा, इसे ध्यान रखना। भूस्खलन सूचकांक 2023 में देश में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो देखिए, अभी पिछले वर्ष 6 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसरो का ही एक विभाग है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जिसको कहा जाता है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई जिसमें देश के 147 ऐसे जिलों को लिस्ट को प्रकाशित किया गया जिनमें भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा है। इन 147 जिलों की सूची में जो पहले नंबर पे रहा वो रहा हमारा रुद्रप्रयाग। तो इसको ध्यान रखना है, देश में भूस्खलन से प्रभावित या इसका सबसे ज्यादा खतरा किस जनपद पर है? रुद्रप्रयाग में है। इन 147 जिलों में उत्तराखंड के 13 जिले शामिल हैं। अगर हम टॉप 3 जिलों की बात करें, पहले नंबर पर ओवरऑल में बात कर रहे हैं 147 में रुद्रप्रयाग आता है, दूसरे नंबर पर आता है आपका टिहरी जनपद और तीसरे नंबर पर है आपका चमोली जनपद। टिहरी और रुद्रप्रयाग ओवरऑल सूची में यानी 147 जिलों की सूची में पहले और दूसरे नंबर पर है। चमोली यहां पर 19वें नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दमसक गुलाब के फूल राज्य में कहां पर पाए जाते हैं? तो एक विशेष प्रकार के फूल है दमसक गुलाब, ये पाए जाते हैं फूलों की घाटी में। जो हाल ही में जैसा हमने ऊपर देखा था निवेशक सम्मेलन हुआ था, उसमें कई सारे निवेशकों ने इस फूल के द्वारा जो इत्र बनाया जाएगा उसमें निवेश करने की योजनाएं उन्होंने अपनी जताई थी, अपनी इच्छाएं उन्होंने जताई थी। काफी ज्यादा ये चर्चा में रहा था। कहां पाया जाता है? फूलों की घाटी में। निर्माणाधीन गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे की लंबाई कितनी है? तो देखिए, गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे ये बनाया जा रहा है और इसका शिलान्यास 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, जब वो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए थे और तब इस रोपवे का शिलान्यास किया गया। इसकी कुल लंबाई 9.7 किलोमीटर होगी। 1267 करोड़ में यह रोपवे बनकर तैयार होगा, यानी इसकी इतनी लागत होगी। इसी दौरे पर प्रधानमंत्री के द्वारा गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे इसका भी शिलान्यास किया गया। इसकी लंबाई 12.4 किलोमीटर होगी। ठीक है, और इसकी लागत होगी 1163 करोड़ रुपए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रोपवे हैं उत्तराखंड के, गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे। ठीक है, ग्रामीण उद्यमियों के लिए समिट का आयोजन किस नाम से किया गया? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों का सम्मेलन यहां पर बुलाया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी शामिल होंगे और जो निवेशक हैं वो डायरेक्ट ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ उनके उद्यमों में निवेश कर पाएंगे, उनसे संवाद कर पाएंगे। इस टाइप का ये देश का पहला सम्मेलन था जिसमें ग्रामीण उद्यमों को बुलाया गया और इसका नाम रखा गया गुल्लक। इसको ध्यान रखना। तो गुल्लक क्या है? गुल्लक ग्रामीण उद्यमियों का समिट है, सम्मेलन है। ठीक है, उत्तराखंड में तितली महोत्सव कहां मनाया गया? तो राज्य में तितली महोत्सव
टिहरी में मनाया गया है? इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य में कहां पर किया गया? तो देखिए, द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल, तो हरिद्वार पर आपने टिक नहीं करना है। जो यह द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल है, इसका आयोजन ऋषिकेश में किया गया था अक्टूबर 2023 में। प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को कहां पर स्थापित किया गया है? तो राज्य का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसे स्थापित किया गया है हल्द्वानी के अंदर, नैनीताल जनपद में। तो राज्य का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सबसे बड़ा कहां है? हल्द्वानी में है। राज्य की पहली टनल पार्किंग कहां पर बनाई जा रही है? तो राज्य में टनल पार्किंग बनाई जा रही है और यह पहली होगी मसूरी में होगी, केम्प्टी फॉल के नजदीक होगी। ठीक है। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड में पॉलीथीन कचरा बैंक को स्थापित किया गया और यह देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक है। इसे स्थापित किया गया है देहरादून के अंदर। ठीक है। राज्य का पहला वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो भाप से पीने का पानी बनाया जाएगा, ऐसा प्लांट बनाया जा रहा है रुद्रपुर में। यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी हल्द्वानी में है और स्वावलंबन केंद्र भी आपका कहां पर है? हल्द्वानी में है। बद्री नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो इनके प्रजनन के लिए, बद्री नस्ल की गायों के प्रजनन के लिए जो केंद्र बनाया गया है, ये कहां पर बनाया गया है? राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र ये बनाया गया है चंपावत के नारियल गांव में। वैसे तो जनपद आपको ध्यान रखना है, लेकिन कई बार वो डिटेल में चला जाता है। अदरक बीज उत्पादन केंद्र ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसे किया गया है चंपावत के अंदर। ठीक है। माउंटेन म्यूजियम एंड तारामंडल संस्थान, इसकी स्थापना कहां पर की जा रही है? तो माउंटेन म्यूजियम एंड तारामंडल संस्थान, इसे पौड़ी गढ़वाल में बनाया गया है। ठीक है। उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क का उद्घाटन मई 2023 में कहां पर किया गया? तो उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क है जिसका उद्घाटन मई 2023 में किया गया। चमोली की मंडल घाटी में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक, इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहला जनपद बना है चंपावत। ठीक है। टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो टी टूरिज्म ये आपके नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर यानी 4 जनपदों में इसे शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रदेश में पहला प्लास्टिक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? पॉलीथीन कचरा बैंक देहरादून में है। यह है प्लास्टिक पार्क, इसे उधम सिंह नगर के सितारगंज में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी कहां शुरू की गई है? तो राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी इसे श्रीनगर में शुरू किया गया है। ठीक है। आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो किस प्रसिद्ध आश्रम को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? यह है आपका डोल आश्रम जो अल्मोड़ा में पड़ता है। डोल आश्रम की स्थापना 1990 में जो कल्याण दास थे उनके द्वारा करी गई थी, इसीलिए इस आश्रम को कल्याणी बाबा आश्रम भी कहते हैं और इसे डोल आश्रम भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1990 में करी गई थी, इसे ध्यान रखना। इसी डोल आश्रम में दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र स्थापित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको लेकर के। हम साथ साथ में करंट अफेयर को भी देख रहे हैं। मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट्स में इन नोट्स को बनाया है और साथ में जिन करंट अफेयर के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चल रहा हूं। इनको आप नोट डाउन करते हुए जरूर चलें। ये आपका करंट अफेयर का भी काम करेंगे, स्टैटिक जीके का भी काम करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में करंट अफेयर आपका कभी भी किसी भी समय का पूछा जाता है। तो डोल आश्रम 1990 में बना, कल्याण दास के द्वारा इसे स्थापित किया गया। कल्याणी बाबा आश्रम भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र यहां पर स्थापित है। ठीक है। राज्य में फिल्म सिटी कहां पर प्रस्तावित है? तो राज्य में फिल्म सिटी बनेगी और यह प्रस्तावित है नैनीसैनी में, पिथौरागढ़ में। ठीक है। प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहां स्थापित किया जा रहा है?
तो राज्य में 2 डॉपलर रडार ऑलरेडी स्थापित कर दिए गए, इंस्टॉल कर दिए गए। एक आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर में, एक आपका टिहरी के सुरकुंडा में, तीसरा स्थापित किया जा रहा है पौड़ी में लैंसीडॉन के अंदर। ठीक है, तो डॉपलर रडार कहां कहां पर है? लैंसीडॉन, मुक्तेश्वर और सुरकुंडा। राज्य के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है? तो किन 2 मंदिरों में उत्तराखंड में ड्रेस कोड को लागू कर दिया गया, यानी एक प्रॉपर तरीके का ड्रेस कोड डिसाइड कर दिया गया, अगर आपने ये पहने हैं तो ही आपको अंदर आने की अनुमति होगी। 2 मंदिरों में ये किया गया शुरुआत में, दक्षेश्वर मंदिर आपका जो हरिद्वार में है और नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश में है। ठीक है, रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है? तो रेड फॉक्स अभियान, देखिए अलग अलग ऑपरेशन, अलग अलग अभियान विभिन्न संगठनों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा चलाए जाते रहते हैं। उन्हीं में से एक है रेड फॉक्स अभियान, और यह चलाया गया है सुअरों के आतंक से निजात दिलाने हेतु। जो जंगली सुअर होते हैं, फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए इसको शुरू किया गया, उनसे सुरक्षा के लिए, उनके आतंक से लोगों को निजात दिलाने के लिए रेड फॉक्स अभियान। अगला, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो पुलिस ने भी एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? अपराधियों को पकड़ने से संबंधित है। इसी प्रकार चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़, जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना के द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसको कहा गया ऑपरेशन सद्भाव। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर जो हुड़दंग करते हैं, अमर्यादित बर्ताव करते हैं, उनके खिलाफ निपटने के लिए भी पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे कहा गया ऑपरेशन मर्यादा। किससे संबंधित था? पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग करने वालों को कंट्रोल करने से। ठीक है, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में राज्य के किस लाइब्रेरी का जिक्र किया गया था? तो पीएम का जो कार्यक्रम है, मन की बात कार्यक्रम, इसमें उत्तराखंड की एक लाइब्रेरी का जिक्र किया गया जिसका नाम है घोड़ा लाइब्रेरी, कोटाबाग, नैनीताल में पड़ती है। क्वेश्चन आएगा घोड़ा लाइब्रेरी कहां है उत्तराखंड में? आप कहेंगे नैनीताल में। पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया टिहरी में 24 से 28 नवंबर 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया। आपदा प्रबंधन पर छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? तो आपदा प्रबंधन पर यह 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो इंटरनेशनल समिट है, उत्तराखंड में हो रहा है, ध्यान रखेंगे, देहरादून में इसे आयोजित किया गया था। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस ये हुई देहरादून में 7 से 8 अक्टूबर 2023 को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी, इसका आयोजन कहां किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी, इसका आयोजन हरिद्वार में किया गया। राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए मिशन का नाम क्या है? तो अखरोट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वेलनेट मिशन चलाया गया है। क्वेश्चन आएगा वेलनेट मिशन किससे संबंधित है? अखरोट के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, क्लैप परियोजना का शुभारंभ या क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ। देखिए क्लैप जो प्रोजेक्ट है, क्लैप की फुल फॉर्म क्या है यहां पर आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट, ये इसका पूरा नाम है, पूछा जा सकता है। इसे 16 अगस्त 2023 को शुरू किया गया। शिक्षा विभाग और एचपी जो कंपनी है इसके द्वारा शुरू किया गया, यानी बेसिकली शिक्षा मंत्रालय ने इसे शुरू किया। इस योजना के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चे ई लर्निंग के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यानी ई लर्निंग उनको यहां पर प्राप्त होगी। तो ई लर्निंग के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर सरकार ने क्लैप प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये किया है एचपी कंपनी के साथ। क्लैप का पूरा नाम कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट। ठीक है, राज्य की किस अभिनेत्री व सामाजिक कार्यकर्ता को फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड ये दिया गया डॉक्टर आरुषि निशंक को, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्हीं की पुत्री हैं। ये क्वेश्चन बनने के चांस कम है, लेकिन क्योंकि परीक्षावाणी में दिया और परीक्षावाणी के कई सारे करंट अफेयर ऐसे रहे हैं पिछले वर्षों में जो एज इट इज आपसे पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए इस बार के जो नोट्स है वो मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में बनाए हैं, लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट्स हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज यहां पर नहीं ली गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कब और कहां पर किया गया था?
तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 आपके 1 से 7 मार्च को ऋषिकेश में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। जो 2023 में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स था, जो घटनाएं थी, घटनाक्रम था, उसको कवर किया। कौन सी चीज कहां पर की गई है, क्या इंपॉर्टेंट है, उन सबको कवर किया। अब हम सरकार की पिछले एक वर्ष की 2023 की जो प्रमुख योजनाएं रही, कार्यक्रम रहे, उनको कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। देखिए, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, इसे 29 अगस्त को, क्योंकि उसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, उस दिन इसे शुरू किया गया था 2023 में, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। इसमें किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 14 से 23 साल के बच्चों के लिए जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए यह योजना है। ठीक है, इस योजना के तहत 200 खिलाड़ियों को, जिसमें 100 बालक होंगे और 100 बालिकाएं होंगी, 200 खिलाड़ियों का चयन होगा और इनको सरकार हर महीने 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। इस राशि के अलावा इन्हें सालाना 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे इनकी खेल की किटों के लिए, इसको भी ध्यान रखना। तो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई, किस आयु वर्ग से संबंधित है, इसमें क्या किया जाएगा, कितना रुपए कब दिया जाएगा, वो आपको पूछा जाता है योजनाओं से संबंधित। अब डीप क्वेश्चन बनने लगे हैं। ठीक है, अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना है, इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2023 को की गई थी। इस योजना के तहत जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, उनको विपणन में सहयोग दिया जाएगा। उत्तराखंड में कई सारे महिला स्वयं सहायता समूह काम करते हैं और अलग अलग प्रकार के ये उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इनके उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पाते, इनको मार्केट नहीं मिल पाता, ग्राहक नहीं मिल पाते ज़्यादा। तो सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी है, जिसके माध्यम से इनको विपणन में सहयोग यानी मार्केटिंग में मदद करी जाएगी, व्यापार में इनको मदद किया जाएगा, इनके प्रोडक्ट को बाजार तक लेकर जाया जाएगा, जहां पर इन्हें प्रॉपर कस्टमर मिल सकें। तो किसमें मदद होगी? विपणन में मदद होगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जाएगी। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राज्य के किन 2 जिलों को सितंबर 2023 में शामिल किया गया? तो देखिए, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू करी गई। इसमें उत्तराखंड के 2 जिलों को शामिल किया गया सितंबर 2023 में, जिसमें चंपावत और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इन दोनों को आपने ध्यान रखना है। इस योजना का जो बेसिक उद्देश्य है, यह कि केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने इन दोनों जिलों को चयनित किया है। उद्देश्य यही है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ इन क्षेत्रों का विकास किया जाए। ठीक है, सीएम धामी के द्वारा गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा, इस कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? तो गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा, ये कार्यक्रम 16 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ और इसे परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से शुरू किया गया है। जैसे क्वेश्चन आया था कि नमामि गंगे कहां से हुआ था, तो ऋषिकुल मैदान से हुआ था। इसी प्रकार ये परमार्थ निकेतन से हुआ है, अविरल गंगा निर्मल गंगा। राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो पशुओं को संरक्षण देने के लिए, पशुओं के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई, जिसे ए हेल्प प्रोजेक्ट कहा गया। ए हेल्प का संबंध किससे है? पशु संरक्षण से है, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 2023 में करी गई। ए हेल्प का जो फुल फॉर्म है वो है आपका एक्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ये इसका पूरा नाम है। सिर्फ आपको ए हेल्प याद करना है कि ये पशु संरक्षण से संबंधित है। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, लेकिन कम चांस हैं थोड़े से। ठीक है, मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना, अब ये क्या योजना है? बेसिकली ये 2 योजना, एक है मुख्यमंत्री उत्थान योजना और एक है मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना। उत्थान योजना और ज्ञान कोष योजना, इसकी घोषणा 20 फरवरी 2023 को करी गई। मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत छात्रों को आईएएस, पीसीएस समेत कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था कराई गई है। और ज्ञान कोष योजना के तहत हर जिले में एक समृद्ध पुस्तकालय, यानी काफी अच्छी अच्छी किताबें जिसमें हो, ऐसे पुस्तकालय बनाने की यहाँ पर प्रयास किया जाएगा।
तो दोनों को ध्यान रखना। निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है मुख्यमंत्री उत्थान योजना और समृद्ध लाइब्रेरियों से स्थापित करने से आपका ज्ञान कोश योजना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रमुख योजनाओं को देखा। बहुत जल्द ही कोशिश करेंगे राज्य गठन से लेकर के अब तक की जितनी प्रमुख योजनाएं हैं, नीतियां हैं, सबको एक सिंगल मास्टर वीडियो में कवर कर पाएं, क्योंकि उत्तराखंड में योजनाओं को लेकर, नीतियों को लेकर पुरानी योजनाएं, नीतियां भी आपसे क्वेश्चन बन जाती हैं। ये वो योजनाएं थी जो पिछले 1 वर्ष में चर्चा में रही और इनको शुरू किया गया, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उत्तराखंड से संबंधित। ठीक है, अब कुछ प्रमुख नीतियां हैं राज्य सरकार की, उनको देखते हैं। राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को कब मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति ये आई 12 सितंबर 2023 को। ठीक है, पहली है तो इंपॉर्टेंट है। तो पहली सेवा क्षेत्र नीति कब आई है? सितंबर 2023। उद्देश्य क्या है? राज्य के सेवा क्षेत्रों में निवेश हेतु निवेशकों को आकर्षित करना। यानी जो हमारा तीसरा क्षेत्र है, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं, इसमें निवेशकों को लाने के लिए एक नीति अपनाई गई है, सेवा क्षेत्र नीति। ठीक है, इसमें किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा, फिल्म, मीडिया, वेलनेस, स्पोर्ट्स, IT सेक्टर, इन सबको शामिल किया गया है जो सर्विस सेक्टर के इंपॉर्टेंट उद्योग हैं, इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, और इनमें निवेश कैसे बढ़ाया जाए ताकि इनकी जो गुणवत्ता है उसे और अच्छा किया जाए। इसमें लक्ष्य रखा गया 20 लाख रोजगार का सृजन करना और 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना। क्वेश्चन आता है, बन सकता है, कितना रोजगार और कितने श्रमिकों का कौशल विकास का लक्ष्य है? तो 20 लाख रोजगार और 10 लाख का विकास। ठीक है, इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एक पूंजी यहां पर डिसाइड करी गई है कि अगर आपको सर्विस सेक्टर में आना है, जैसे आप स्वास्थ्य सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के सर्विस सेक्टर में, पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको वहां पर 25 करोड़ रुपए निवेश करना होगा। और मैदानी क्षेत्र में स्वास्थ्य के सेक्टर में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आपको 200 करोड़ रुपए करना होगा। क्योंकि पहली नीति है तो ये डाटा पूछा जा सकता है कि सेवा क्षेत्र नीति के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में मैदानी इलाकों में न्यूनतम निवेश पूंजी कितनी है? तो आप कहेंगे 200 करोड़ रुपए। पहाड़ी क्षेत्र में कितनी है? 25 करोड़ रुपए। इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में मैदानी इलाकों में 50 करोड़ है न्यूनतम पूंजी और पहाड़ी क्षेत्रों में है 25 करोड़। पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग सभी में 25-25 करोड़ है, मैदानी क्षेत्रों में ही थोड़ा सा चेंज है, बस उसको याद कर लीजिए। स्वास्थ्य में 200 और डेटा सेंटर में 100 करोड़ है। बाकी शिक्षा, योग, विश्वविद्यालय तीनों में कितना है? 50-50 करोड़ रुपए। ठीक है, अगली है उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी। तो उत्तराखंड की हेलीपैड नीति, हेलीपोर्ट नीति कब आई? ये आई 4 दिसंबर 2023 को। उद्देश्य क्या है? राज्य में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना और उसके लिए निजी भूमि पर हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाने की अनुमति देना। इस नीति के तहत कुछ रूल्स डिसाइड किए गए कि आप अपनी निजी भूमि को भी दे सकते हैं। अगर कोई उस पर हेलीपैड बनाने के लिए आती है कोई कंपनी, आप उसको दे सकते हैं। अभी तक ऐसी अनुमति नहीं थी। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए, कुछ नीतियां बनाई गई हैं, उसी को कहा गया हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति। हेलीपैड बनाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक भूमि है, कम से कम इतनी भूमि आपके पास होनी चाहिए तब आप हेलीपैड बना सकते हैं, वो है 1000 वर्ग मीटर, और हेलीपोर्ट के लिए है 4000 वर्ग मीटर। तो दोनों को याद करना है कि इस नीति के अनुसार हेलीपैड बनाने के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए? 1000 वर्ग मीटर, और हेलीपोर्ट के लिए 4000 वर्ग मीटर। ठीक है, स्टार्टअप संशोधन नीति 2023 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो एक और नई नीति आई, स्टार्टअप संशोधन नीति, और ये आई 2023 में। फरवरी 2023 में इसे मंजूरी दी गई और इसमें यह डिसाइड किया गया कि अगले 5 साल में 1000 स्टार्टअप को यहां पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ और प्रावधान किए गए इस स्टार्टअप नीति में कि स्टार्टअप को बढ़ावा के देने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार किया जाएगा। इस नीति के तहत कितने करोड़ रुपए का फंड तैयार होगा? 200 करोड़ रुपए का। नवाचार आइडिया विजेता को 2 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। यानी जो नए इनोवेशन लेकर आएंगे उनको पहले 50,000 रुपए दिया जाता था, अब उस राशि को 2 लाख रुपए कर दिया गया। राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक के नए स्टार्टअप को अब इस नीति के तहत खरीद सकेगी।
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 1 वर्ष तक निशुल्क इंक्यूबेशन सुविधा यहां पर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ट्रेडमार्क लेने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पेटेंट कराने के लिए 1 से 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। उत्पादों के डिजाइन पर 10,000 रुपए सहायता सरकार करेगी और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए 10 लाख व महिला, SC, ST, दिव्यांग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 लाख रुपए की एक मुश्त फंडिंग यहां पर सरकार करेगी। ये कुछ प्रावधान हैं। बहुत रेयर चांस है कि ये पॉइंट आपसे पूछे जाएं, लेकिन जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो आपको देगा उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति से संबंधित गलत कथन का चयन करें और तब ये फैक्ट आपके काम आते हैं। ठीक है, अगली नीति है MSME नीति 2023। इस नीति में राज्य में सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए क्रमशः कितनी सब्सिडी की व्यवस्था करी गई है। तो MSME नीति के तहत अगर आप सूक्ष्म उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी, लघु उद्योग के लिए 10 लाख रुपए की और मध्यम उद्योग के लिए 15 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। तो 5, 10 और 15 लाख आपने याद करना है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए MSME नीति के तहत। इस नीति को अगस्त 2023 में शुरू किया गया था और इसमें क्या प्रावधान है? महिला, SC, ST, दिव्यांग को अगर वो उद्योग लगाते हैं तो उनको 5% एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग लगाने पर मंडी शुल्क में 5 साल तक 5% की छूट होगी। मैदानी क्षेत्रों में निवेश पर 1.5 करोड़ और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 लाख से 4 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा MSME नीति 2023 के तहत मैदानी क्षेत्रों में निवेश पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? आप कहेंगे 1.5 करोड़। और पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी सब्सिडी है? 50 लाख से लेकर के 4 करोड़ तक। ठीक है, उद्योगों को ट्रेडमार्क और पेटेंट के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे MSME नीति के तहत। वित्तीय प्रोत्साहन हेतु राज्य और जिला स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी। श्रेणी A और श्रेणी B क्षेत्र के कृषि उत्पाद संबंधी उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 50% की छूट यहां पर मिलेगी। ये कुछ प्रावधान हैं। प्रावधान सभी याद नहीं करने हैं, केवल आपके जो इंपॉर्टेंट है जैसे सब्सिडी वाला याद कर लीजिए और ट्रेडमार्क और पेटेंट के लिए जिनको मदद मिलेगी वो याद कर लीजिए। यही आपसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगली है उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति। इसे मंजूरी दी गई 13 मार्च 2023 को। एक है नई पर्यटन नीति। उत्तराखंड में जो पहली पर्यटन नीति आई थी वो 2001 में आई थी, उसके बाद 2018 में आई, 2018 के बाद अब आई है 16 मार्च 2023 में। इसको ध्यान रखना। मानसिक स्वास्थ्य नीति नियमावली को मंजूरी कब दी गई? ये दी गई 7 जुलाई 2023 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट नीतियां जिनकी तिथि डायरेक्ट पूछी जाती है। राज्य कैबिनेट के द्वारा उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति को कब मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति को 12 अक्टूबर 2022 में इसे मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इसी नीति का एक परिणाम हमें पिछले वर्ष देखने को मिला 2023 में, जब एक नई रिपोर्ट आई, एक सर्वे रिपोर्ट आई और उसमें उत्तराखंड को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं आएगा ज्यादा, केवल लॉजिस्टिक नीति जिसका वो परिणाम था वो पूछी जा सकती है। तो 2022 की है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ नीतियां थी और उन नीतियों के जो प्रमुख हैं उनके हमने कुछ प्रावधानों को भी देखा, उनको थोड़ा डिटेल में ही कवर किया ताकि कुछ भी आपका पॉइंट यहां से ना छूटे। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। पहला है तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022-23। तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1661 को इनका जन्म हुआ था। 8 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इस वर्ष 14 वीरांगनाओं को और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार दिया गया। देखिए, इसी दिन 14 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए स्पेशल अवार्ड ये दिया गया। ठीक है, तीलू रौतेली पुरस्कार जो ये दिया जाता है, इसके तहत पहले 31,000 रुपए दिए जाते थे, अब इस राशि को 51,000 कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है CM धामी के द्वारा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी किए जाने की घोषणा की है। तो पहले शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के तहत 10,000 रुपए का इनाम दिया जाता था, अब इस राशि को 21,000 रुपए कर दिया गया है। 2023 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनकी संख्या है टोटल 17। इन 17 में से प्रारंभिक शिक्षा के जो टीचर्स थे वो 10 हैं, माध्यमिक शिक्षा के 6 हैं और प्रशिक्षण संस्थान के आपके 1 हैं।
तो टोटल कितने टीचर्स को दिया गया, प्रारंभिक शिक्षण से कौन जुड़े हैं, माध्यमिक से कौन जुड़े हैं, प्रशिक्षण से कौन जुड़े हैं, कितनी इनकी संख्या है, पूछी जा सकती है। राज्य के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव ये दिया गया है सरमोली गांव को, पिथौरागढ़ में जो आपका स्थित है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड इसको मिला है, कहां है आपका, पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संगीत नाटक अकेडमी ये अवार्ड दिया गया दाताराम पुरोहित को, जो आपके चमोली जनपद से संबंधित हैं। क्वेश्चन आएगा 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? दाताराम पुरोहित, जो कि चमोली के हैं। राज्य के कितने वायुवृद्ध कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? यह है जनरल अवार्ड, एक कैटेगरी है जिसमें वायुवृद्ध कलाकारों को, यानी ऐसे कलाकार जिनकी उम्र 75 के ऊपर है, उनको अवार्ड दिया जाता है। इस कैटेगरी में उत्तराखंड के 4 लोगों को यह अवार्ड दिया गया। देश भर में वायुवृद्ध कलाकारों में कुल 84 लोगों को यह अवार्ड दिया गया, जिसमें से 4 हमारे उत्तराखंड के थे, जिसमें एक है भैरवदत्त तिवारी जो अल्मोड़ा के हैं, जगदीश ढोंडियाल पौड़ी के, नारायण सिंह बिष्ट चमोली के, जुगल किशोर पेटसाली अल्मोड़ा के। तो ये 4 हैं जिनको वायुवृद्ध संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, इनका नाम भी याद करेंगे और इन 4 का भी नाम याद करेंगे। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित श्रुतिका सिलसवाल का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए, राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार इनको मिला है, उसके लिए ये चयनित हुई है। इनका नाम है श्रुतिका सिलसवाल और इनको यह अवार्ड दिया गया था इनकी गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब ये अवार्ड क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। यह अवार्ड राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार, मानव अधिकार के क्षेत्र में योगदान करने वाले युवाओं को दिया जाता है। सभी राष्ट्रमंडल देशों में से कुल 50 युवाओं को इस अवार्ड के लिए चुना गया। इन 50 में से 4 युवा जो थे वो भारत के हैं और इन 4 भारतीयों में से एक श्रुतिका सिलसवाल है जो उत्तराखंड की है, टिहरी गढ़वाल की है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि काफी बड़ा अवार्ड है। ठीक है, भारत के किन 4 लोगों को मिला है? एक है अक्षय मकर, जिनको जलवायु परिवर्तन के लिए दिया गया उस क्षेत्र में काम करने के लिए। दूसरी है सौम्या डबरीवाल, जिन्हें लैंगिक समानता के लिए दिया गया। फिर है कौशल शेट्टी, टिकाऊ शहर व समुदाय के लिए काम करने के लिए। और फिर है श्रुतिका सिलसवाल, गुणवत्ता शिक्षा के लिए काम करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, मेन आपके लिए ये वाली है, इनको ध्यान रखना क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। वाडिया संस्थान के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूभाग विज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूभाग विज्ञान पुरस्कार 2022 मिला है? यह मिला है डॉक्टर विक्रम गुप्ता को, जो कि वाडिया संस्थान से संबंधित हैं। ठीक है, उत्तराखंड खेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो देखिए, जो उत्तराखंड खेल अवार्ड हैं ये दिए जाते हैं 3 श्रेणी में। एक है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, एक है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, 3 श्रेणी में दिए जाते हैं। पिछले वर्ष जो ये अवार्ड दिए गए, 4-5 अवार्ड्स दिए गए, उनको देख लेते हैं। 2019-20 के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया गया लक्ष्य सेन को और 20-21 के लिए ये दिया गया चंदन सिंह को। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के हैं, चंदन सिंह एथलीट हैं, दोनों को याद करेंगे। 19-20 के लिए किसको दिया गया? लक्ष्य सेन। कई बार वर्ष आता है, दोनों को पिछले वर्ष ही मिला है, एक साथ मिला है। बस वर्ष बता देते हैं कि 19-20 के लिए लक्ष्य सेन को मिला है, 20-21 के लिए चंदन सिंह को मिला है। इसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो 2019-20 के लिए धीरेन्द्र कुमार सेन को मिला, बैडमिंटन कोच हैं। 20-21 के लिए कमलेश कुमार तिवारी को मिला, ताइक्वांडो के कोच हैं। और 21-22 के लिए संदीप कुमार डुकलान को दिया गया, जो तीरंदाजी के कोच हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो 21-22 के लिए यह अवार्ड दिया गया सुरेश चंद्र पांडे को, जो कि एथलेटिक्स के संबंधित है, ध्यान रखना। तो ये हमारे खेल रत्न पुरस्कार, खेल द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं जो पूछे जा सकते हैं। बेसिकली हर साल इनको दिया जाना होता है, लेकिन सरकार एक साथ घोषणा करती है कि हम 2019-20 के लिए इसको दे रहे हैं, 20-21 के लिए इसको दे रहे हैं, 22-23 के लिए इसको दे रहे हैं, इस तरीके से। तो खेल रत्न अवार्ड अभी 20-21 तक दिए गए, चंदन सिंह को दिया गया। द्रोणाचार्य के लिए 21-22 की घोषणा हो गई संदीप कुमार डुकलान को, और लाइफ टाइम के लिए आपके सुरेश चंद्र पांडे को। अगला है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है।
जो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है इसको दिया गया 2 महिला सरपंचों को। एक है कविता देवी जो बागेश्वर की हैं और एक है निकिता चौहान जो देहरादून की हैं। ये दोनों अपने अपने गांवों की सरपंच हैं। अपने अपने गांवों को खुले में शौच से मुक्त करवाने के लिए जो जो कार्य इन्होंने किए उसी को देखते हुए उनको ये सम्मान दिया गया और यह सम्मान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला है राज्य के किस साहित्यकार को भारत सरकार द्वारा प्रथम राहुल सांकृत्यान पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पहला राहुल सांकृत्यान पुरस्कार भारत सरकार ने इसे दिया है और ये दिया है डॉक्टर अरुण खुकसाल को। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है चले सात पहाड़ और इसी पुस्तक के लिए इनको यह राहुल सांकृत्यान पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड के हैं, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पौड़ी से इनका संबंध है, इनकी किताब काफी फेमस है चले सात पहाड़, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने देखा यहां पर जो प्रमुख पुरस्कार थे उनको हमने कवर किया। अब बात करेंगे हमारे आज के अंतिम टॉपिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांकों की जो पिछले वर्ष में जारी करी गई जिनका संबंध उत्तराखंड से है, उन रिपोर्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले आती है बाघ जनगणना की रिपोर्ट जो 2022 में हुई थी। 2023 में 29 जुलाई को इसकी रिपोर्ट जारी करी गई। जो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है वो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है और इसी दिन आंकड़े जारी किए गए इस जनगणना के। इसके अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? बाघों की संख्या है 560 बाघ हैं। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट डाटा है बाघों का, इसको ध्यान रखना। तो बाघ जनगणना 2022 में हुई, 23 में आंकड़े जारी हुए। राज्य में बाघों की संख्या कितनी है? 560। देश में कुल बाघ कितने हैं? देश में कुल बाघ हैं 3682। जो पिछली बाघों की गणना हुई थी उसमें 2018 में ये थे 2967, अब कितने हैं? 3682। सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बाघ है मध्य प्रदेश में 785। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है 563। तीसरे पर आता है उत्तराखंड, 560 बाघ उत्तराखंड में रहते हैं। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड में कितने हैं, सबसे ज्यादा कहां है, उत्तराखंड कौन से स्थान पर है। ये तो है राज्य की बात। अगर आपसे आए सबसे ज्यादा बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में 560 बाघ हैं, इनमें से 260 बाघ अकेले कॉर्बेट नेशनल पार्क में रहते हैं और कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर सबसे ज्यादा बाघ रहते हैं। ठीक है, अगली जो रिपोर्ट है वो है ई कचरा एकत्रित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान। तो ई कचरा एकत्रित करने की रिपोर्ट है। ई कचरा एकत्रित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट को भी 29 जुलाई को जारी किया गया पिछले वर्ष। इसमें शीर्ष पर हरियाणा है, नंबर 2 पर इसमें उत्तराखंड आता है। तो ई कचरा जमा करने के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पहले पर हरियाणा है, दूसरे पर उत्तराखंड है, तीसरे पर तेलंगाना, फिर आपका कर्नाटक और फिर आपका तमिलनाडु आता है। ठीक है, अगली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है, राज्य की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का डाटा आपसे आने वाले कई परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहेगा। क्यों पूछा जाता रहेगा? क्योंकि ये हर 5 साल में रिपोर्ट आती है। 2015-16 से लेकर 2019-21 की ये पूरी डेटा है, उसका पूरा रिपोर्ट यहां पर इसे जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को 2023 में जुलाई में नीति आयोग ने जारी किया था। बेसिकली इसमें उत्तराखंड में गरीबी से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं उनको जारी किया गया था कि 15-16 में हम कहां थे और 19-21 में हम कहां पर आए हैं। ठीक है, तो 5 साल का डाटा है, 2023 में आया है। आप मानकर चलिए अगला डाटा आपका 2028-29 में आएगा, तब तक आपका यही रिपोर्ट चलेगा, आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे देखिए। 2019-21 में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना था उत्तराखंड में? रिपोर्ट 19-21 तक की है, इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए डेटा वहीं तक का दिया गया है, हालांकि जारी 2023 में हुई है। ठीक है, 2019-21 में जो उत्तराखंड में गरीबी का प्रतिशत है, बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत है, वो है 9.67%, जबकि 15-16 में यह कितना था? 17.67%, यानी लगभग 8% की गिरावट हुई है। क्वेश्चन आएगा राज्य की जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट है उसके अनुसार कितने प्रतिशत की गरीबी में कमी आई है? 8%, 17 से लेकर 9 पर पहुंच गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है बहुआयामी गरीबी प्रतिशत? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये प्रतिशत है गरीबी का 2019-21 में ये रहा 10.5% के करीब, लगभग 10.84%।
पहले 2015-16 में ये 21 था, यानी यहां पर इतनी बड़ी गिरावट, लगभग 11 के करीब 11% की गिरावट देखने को मिली। शहरी क्षेत्रों में जो 2019-21 का है लेटेस्ट, उसमें 7% है, जबकि पहले कितना था, 9.89%। ये 3 आपके डेटा हैं। ओवरऑल ये रहा कि अब कितना है, पहले कितना था, ग्रामीण क्षेत्रों में अब कितना है, पहले कितना था, शहरी क्षेत्रों में अब कितना है और पहले कितना था। ये 3 डेटा पूछा जाएगा। सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इस रिपोर्ट के अनुसार अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। सबसे अच्छा प्रदर्शन किस जनपद में किया गया, अल्मोड़ा में। वहां लगभग 16% लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। सबसे कम लोग कहां बाहर आए गरीबी रेखा से, वो पौड़ी में आए, मात्र 3%। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लोग किस जनपद से गरीबी रेखा से बाहर आए, तो आप कहेंगे अल्मोड़ा, और सबसे कम कहां से आए, तब आप कहेंगे पौड़ी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद एक रिपोर्ट और है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। इसमें उत्तराखंड को देश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची को भी नीति आयोग ने जारी किया था 17 जुलाई 2023 में, और इसमें उत्तराखंड को देश में 9वां स्थान मिला है, जो निर्यात तैयारी सूचकांक है। ठीक है, इससे पहले जब ये सूची आई थी 2021 में, तब उत्तराखंड को 17वां स्थान मिला था, यानी एक ही साल में उत्तराखंड 17वें नंबर से 9वें नंबर की रैंकिंग पर पहुंच गया। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पिछले वर्ष यानी 2021 में भी पहला स्थान था, 2022 की रैंकिंग में भी पहला स्थान मिला है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड टॉप पर है और ओवरऑल राज्यों में 90वें स्थान पर आ गया है इस रैंकिंग में। ठीक है, दूसरे नंबर पर हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश आता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई को इसे जारी किया था, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक रिपोर्ट जो हमने यहां पर कवर करी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड करंट अफेयर का मास्टर वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी के समसामयिकी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां पर एक सिंगल वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। पार्ट्स में नहीं किया, ताकि आपको अलग अलग वीडियोस सर्च ना करने पड़े। एक सिंगल वीडियो में पूरा जो समसामयिकी का टॉपिक है, आपका परीक्षा वाणी का जो सबसे लास्ट का टॉपिक होता है, चैप्टर होता है, उस पूरे समसामयिकी के नोट्स मैंने आपको एक सिंगल वीडियो में टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से और जितनी कोशिश हो सके उनको एक्स्ट्रा फैक्ट से बताने का, उनको डिटेल में बताने का प्रयास यहां पर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।